हमेशा एक्शन में दिखने वाले योगी ने कल गोरखपुर में दिखा दिया कि वो काम में यकीन रखते हैं। वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जी जान से जुटे हैं, बल्कि बीजेपी के लिए 2019 में जीत की जमीन भी तैयार कर रहे हैं। आज से सभी मंत्री और प्रमुख सचिव भी अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे। देखिए कैसे एक्शन में है उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। काम की शुरुआत भी योगी कर चुके हैं। एंटी रोमियो दल महिला सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है, तो अपराधियों तक सीएम का ये संदेश भी पहुंच गया है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर के बीजेपी दफ्तर पहुंचे आदित्यनाथ योगी ने गुंडों को यूपी छोड़ने की चेतावनी दी, तो अफसरों के लिए आदेश भी आ गया। भाषण के बाद योगी ने ट्वीट कर कहा, राशन माफियाओं, खनन माफियाओं, गो माफिया एवं वन माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू करे अधिकारी। पुलिस पर जनता का भरोसा हो, इसका फॉर्मूला भी सीएम ने दे दिया। व्यस्त बाजारों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल घूमकर जनता में विश्वास पैदा करें। सीएम योगी ने बदमाशों को यूपी छोड़ने की चेतावनी दी, तो नेताओं को भी एक चेतावनी दे दी गई। हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई पदाधिकारी सरकार के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी में न हस्तक्षेप करें और न ठेकेदारी करें, कार्यों की मॉनिटरिंग करें। मतलब साफ है, योगी राज में नेता से लेकर अधिकारी और कर्मचारी तक काम करो वरना रास्ता नापो। आदित्यनाथ योगी ने साफ कर दिया कि भय, भूख और भ्रष्टाचार का यूपी में नामो निशान नहीं रहेगा। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी। जो कहा वो योगी ने किया भी। देखिए कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं से जो कहा वो थोड़ी देर में ट्विटर पर आदेश के रूप में आ चुका था। किसी जिले में अगर भूख या बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत हुई तो संबंधित जिलाधिकारी और सीएमओ दंडित होंगे। किसानों के लिए भी सीएम योगी के पास योजनाएं थीं। गेहूं और गन्ना किसानों की राहत के लिए सीएम ने बड़े ऐलान किए। हम 100% गेहूं का क्रय करेंगे। सभी समितियों को बहाल करने का आदेश कर दिया गया है। भाषण के बाद गन्ना किसानों के लिए भी ऐलान हो गया। ट्विटर पर सीएम योगी ने लिखा, गन्ना किसानों के पुराने बकाए 15 दिन के भीतर भुगतान कराया जाए। यही नहीं, धार्मिक स्थलों का भी योगी ने ख्याल रखा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रों पर सभी शक्तिपीठों पर विशेष सफाई, शुद्ध पेयजल, छाया, सुरक्षा और अस्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जाए। योगी आए तो हैं 5 साल के लिए, लेकिन उन्होंने पहला लक्ष्य बनाया है 2 साल का। 2 साल का इसलिए क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव है और यूपी में एक बार फिर 2014 और 2017 की प्रचंड जीत को दोहराने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। सीएम योगी इस पर काम शुरू कर चुके हैं। तो पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं आदित्यनाथ योगी। देखना होगा आदित्यनाथ योगी जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इसका पालन किस तरह से किया जाता है और राज्य की जो
तस्वीर है वो किस तरह से बदलती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। कल उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी गोरखपुर में थे और अपनी बातों में उन्होंने भगवान राम का जिक्र कर ही दिया। इसके लिए उन्होंने मुगल बादशाह अकबर और संत तुलसीदास की कहानी सुनाई। राम मंदिर को लेकर क्या क्या हो रहा है ये आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की कि बोलो राजा रामचंद्र की। योगी के राजा रामचंद्र। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में थे। कई अखाड़ों मठों के साधु संत यहां मौजूद थे, तो जाहिर है राम मंदिर का जिक्र होना ही था। आदित्यनाथ ने यहां अकबर और संत तुलसीदास की एक कहानी सुनाई। तो कहते हैं कि अकबर एक उदार बादशाह था। उन्हें लगा कि जबरन दबाऊंगा तो लोगों में विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अपने नौरत्नों में बिठा करके मैं एक ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि जागरण का कार्यक्रम किसी प्रकार से मंदा हो, ठंडा पड़ जाए। तो उनके एक सिपह सालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम। मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की। इस कहानी के जरिए आदित्यनाथ ने यह संकेत दे दिए कि उनके भी राजा रामचंद्र जी ही हैं। हालांकि जो बात आदित्यनाथ ने मंच पर अधूरी छोड़ दी, उसे आगे पूरा किया दिगंबर अखाड़ा के संत सुरेश दास ने। राम जन्मभूमि के ऊपर केवल राम जन्मभूमि का निर्माण होगा, मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। सीएम बनने से पहले अपने चुनावी भाषणों में आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना रुख सबके सामने रख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए जिम्मेदारियों का बोझ भी ज्यादा हो चुका है। वो ये बात बखूबी समझते भी हैं। शायद इसीलिए उन्होंने अयोध्या जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और संतों को बातचीत की जिम्मेदारी सौंप दी। और जल्द ही हमें लगता है महाराज जी जाएंगे, जैसे महाराज जी की हम लोगों की चर्चा होने से पता लगा। अयोध्या महाराज जी का भ्रमण होगा, वहाँ संतों से बैठक करेंगे, मिलेंगे, लेकिन उसकी तिथि अभी नियत नहीं है, जल्दी उसकी तिथि नियत होगी। यानी राम मंदिर पर आदित्यनाथ योगी फिलहाल हर कदम सोच समझकर बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनाने की ओर कदम जरूर बढ़ा दिए हैं। रामायण म्यूजियम के लिए अयोध्या में 25 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले 154 करोड़ के फंड से इस पर काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर हमेशा से बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल रहा है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें भी राम मंदिर का जिक्र है। संकल्प पत्र के 20वें पन्ने पर लिखा है कि बीजेपी का उन मुद्दों पर स्पष्ट रुख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं। राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाए। गोरखपुर से रणवीर सिंह के साथ लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए संभावनाएं तलाशने की बात तो कह दी, लेकिन ये संभावनाएं क्या हैं? खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पर मध्यस्थता की बात कह चुके हैं। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर एक थ्योरी दी है, पर सवाल यह है कि क्या यह थ्योरी राम मंदिर का निर्माण करा सकती है? क्या सभी पक्ष किसी एक फॉर्मूले पर राजी हो सकते हैं? राम मंदिर निर्माण पर सुब्रमण्यम स्वामी का फॉर्मूला। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या फॉर्मूला दिया है, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि 21 मार्च को राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम जन्मभूमि विवाद पर हाई कोर्ट का फैसला आए 6 साल हो गया, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। आप जल्द से जल्द फैसला करें। इस पर चीफ जस्टिस जे.एस. खेर ने कहा कि मामला काफी संवेदनशील है। इस तरह के मसलों का हल आपसी सहमति से होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, तो मध्यस्थता के लिए मैं खुद भी तैयार हूँ। यानी मतलब ये हुआ कि समस्या का समाधान आपसी बातचीत से निकले। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर एक नई थ्योरी दी। मस्जिद कहीं भी बन सकती है, नमाज कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। तो हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कि आप मस्जिद सरयू नदी के उस पार बना लीजिए और हम यहाँ मंदिर बना लेते हैं। यहाँ पर ये 69 एकड़ विवादित जमीन भूमि, यहाँ श्री रामलला विराजमान है टेंट में। इसी को लेकर झगड़ा है। निर्मोही अखाड़ा अपना दावा कर रहा है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी अपना दावा कर रही है। ये जो ज़मीन, ये जो सरयू नदी बह रही है, इसके पार यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब आप ज़मीन बना लो, ये झुनकी घाट है। अब ये फॉर्मूला फिलहाल तो ज़मीन पर उतरता नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फॉर्मूले को सभी पक्ष मानेंगे? क्या इस पर वो एक हो पाएंगे? जवाब देना बेहद मुश्किल है। बहुत हो चुका, सैकड़ों साल से कितने लोग आए गए और ये मंदिर मसला अदालत में अयोध्या को बहुत पीछे छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में अब तो पहल होनी चाहिए। आपसी बातचीत से सुलह नहीं हो सकती है। हम लोगों का 31 साल का तजुर्बा ये कहता है। लोकसभा में अपना बहुमत है और धीरे धीरे राज्यसभा में भी हो जाएगा। तो सोमनाथ के मंदिर की तरह यहाँ भी मंदिर निर्माण की घोषणा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हो जाए तो उसमें सुविधा रहेगी। मतलब साफ है, अयोध्या विवाद फिर से वहीं पर है जहां 6 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद था। तब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित 2.77 एकड़ भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। 2018 को हमारी बहुमत में होगी राज्यसभा में और उस तक फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर हम जाकर राज्यसभा से विधेयक पास कर देंगे और पास करके वहां राम मंदिर बना। फिलहाल 2018 तो अभी दूर है, लेकिन विवाद को सुलझाना इस थ्योरी देने जितना आसान नहीं दिखता। गोरखपुर से रणवीर सिंह, अयोध्या से विकास भदौरिया, उमेश पाठक, पंकज झा के साथ दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।